आप देख रहे हैं आरटीआई इन्वेस्टिगेशन न्यूज 18। आदरणीय शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ। वासिर भाई को जब इससे पहले मैंने बुलाया था तो वो कहे अजीम भाई आपके बुलाने के तरीके से मैं डर गया। ये आपकी कन्वेनिंग के 11 फरवरी 2024 की बात है। तो आज बहुत अदब के साथ मैं APCR के राष्ट्रीय सचिव जो मानवता के लिए, मानव व्यक्ति के आज़ादी की लड़ाई के लिए और खास तौर पे जेलों में जो बंद है, आप सब जानते हैं कि उनकी लड़ाई बहुत जुर्रत और हिम्मत के साथ वो लड़ रहे हैं। उनको इन जुमलों के साथ मैं आवाज देता हूँ कि गर्दी से आसमां बदल डालो, उससे बस में जहां बदल डालो, जो चमन नजर नवाज ना हो उसकी रंगीनियां बदल डालो। वासिक नदीम खान साहब। मैं इसीलिए यहाँ पे आके खड़ा हो गया था कि जो मेरा दिया हुआ टाइम है वो आपने लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अमीर जमात इस्लामी हिंद और प्रशांत भूषण साहब, अनुपम भाई और MPK के साथ में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जब मैं इस हॉल में इंटर कर रहा था तो मेरे पास नशरीन आपा का मैसेज आया कि आज अम्मी को गए हुए 1 साल हो गया है, ज़किया जाफरी को गए हुए आज 1 साल। हिंदुस्तान में जब भी तारीख लिखी जाएगी, अपने संवैधानिक अधिकारों की संवैधानिक तरीके से जद्दोजहद करने वालों की तो ज़किया जाफरी का नाम ही सबसे ऊपर लिखा जाएगा। अब हम जब बात करते हैं संविधान की तो जाहिर सी बात है कि जब ये मुल्क आज़ाद हुआ था तो उस मुल्क की आज़ादी में तमाम तरह के लोगों की जद्दोजहद थी। कहीं क्लासलेस सोसाइटी का जज्बा सामने था, कहीं पर ये भी एक बात थी कि मुसलमान तो इस मुल्क में अपना हिस्सा लेकर जा चुके हैं तो अब एक ही तरह के कानून एक ही जैसे मानने वालों के लिए बन रहे हैं। इससे तो इनकार नहीं है। जब आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहसें पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये दस्तूर हमारा कितना अजीम है और इस दस्तूर की एक शाख के लिए घंटों बहसें हुई हैं, जो इस वक्त 10-10, 15-15 और 20-20 मिनट जब पार्लियामेंट को खाली करके उसी दस्तूर को बदल दिया जा रहा है। तो अब जाहिर सी बात है कि 2 तरह से अटैक हैं इस दस्तूर पर। जब हम संविधान बचाओ की बात करते हैं या संविधान की बात करते हैं, दस्तूर बचाने की बात करते हैं, तो सिर्फ एक नारा नहीं होता बल्कि पूरे एक सिस्टम को बचाने की कवायद होती है। हम देख रहे हैं कि दस्तूर को कहीं सड़कों पर पामाल किया जाता है और कभी संसद में पामाल किया जाता है। यानी अभी किसी ने जिक्र किया तो एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से और कहीं सड़कों पर। कल रोहित वेमुला का जन्मदिन था, 10 साल हो गए उनको। रोहित वेमुला के इंस्टीट्यूशनल मर्डर के बाद कोई जुडिशियल इंक्वायरी इस पर नहीं बैठी कि रोहित वेमुला ने फांसी कैसे लगाई और किन हालात में, बल्कि जुडिशियल इंक्वायरी इस बात पे बैठी कि रोहित वेमुला दलित थे या नहीं थे। पहली इंक्वायरी में इंक्वायरी ऑफिसर जो SDM था उसने बताया कि दलित थे, तो दूसरी इंक्वायरी बैठाई गई, उसने भी बताया कि दलित थे, तो तीसरी इंक्वायरी जो IAS ऑफिसर हेड कर रहा था उसने कहा वो दलित नहीं थे। तो ये कहा गया साहब इन्होंने तो एडमिशन ही गलत दिया था, अब इन्होंने फांसी लगा दी तो कोई बात नहीं, बहस करो। तो 2 तरह से इस वक्त हमारे संविधान पर, हमारे दस्तूर पर अटैक है, हमारे दस्तूर पर हमला है। एक वो जो कभी सड़कों पर अखलाक के नाम पर, कभी जुनैद के नाम पर,
कभी पहलू खान के नाम पर, कभी अफराजुल के नाम पर होता है, और दूसरा हमला जो है वो खुद संसद में। और वो कैसे होता है? इस वक्त हम लोग सालाना जो नफरती हमले होते हैं, उन नफरती हमलों के डेटा को इकट्ठा करते हैं और फिर उसकी रिपोर्ट रिलीज करते हैं। इस साल का जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि, और वो ये समझिए कि जो नफरती हमले जिनकी बारे में बातें होती हैं वो 10 से 15% वो हैं जो मालूम चलते हैं। 85% हमले मालूम ही नहीं चलते। लोगों की लिंचिंग होती है, लोगों की दाढ़ियाँ और टोपियाँ खींची जाती हैं, और उनकी जो शनाख्त है उसके ऊपर हमला होता है। तो इस साल 1025 हमले रिकॉर्ड किए गए हैं जो हुए हैं, नफरती हमले धर्म को आधार बनाकर, जात को आधार बनाकर, कास्ट एट्रोसिटीज इससे ज्यादा है। और इन हमलों में जो विक्टिम शामिल है वो जो है तकरीबन 4800 मुसलमान इस हमलों का शिकार है। तो जब ये 4800 बार किसी मुसलमान पर नफरती हमला, या 1100 क्रिश्चियंस जो शामिल हैं, 1100 क्रिश्चियंस पे जब हमला होता है तो वो हमला किसी इंसान पर नहीं होता, बल्कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिक सिस्टम पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर और संविधान पर। और जो इन हमलों के नतीजे में चीजें होनी चाहिए, उसका हाल ये है कि गोड्डा एक जगह है, वहां पर 2 लोग कैटल ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे, जानवरों को ले जाने का काम करते थे। तो उनको निशिकांत दुबे उसी इलाके के सांसद हैं, उनको प्रोटेक्शन भी उन्होंने दिया। तो उनको एक भीड़ ने घेर लिया। भीड़ घेरने के बाद उनमें से उनको ये एहसास हुआ कि हमारी जान जा सकती है, तो एक का भाई, एक का बेटा पुलिस स्टेशन गया। अब जिनको इस संविधान की रक्षा करनी है, तो जब वो पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस ने कहा कि हमारे पास डीजल फंड के पैसे नहीं। वो किसी रिश्तेदार के पास गए, 2000 रुपए लिए, पुलिस को रिश्वत दी। जब पुलिस पहुंची है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक एक आदमी की 13 जगह से, एक आदमी की 16 जगह से हड्डियां टूट गई थी और वो उनका इंतकाल हो चुका। तो संविधान बचाने की जिम्मेदारी, ये तज्जिया इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जब आप बचाने के रास्ते पे निकलेंगे तो आपको ये मालूम हो कि डैमेज कितनी हो चुकी है। मॉब लिंचिंग की शुरुआत 26 मई 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने इस मुल्क में शपथ ली थी, तो 29 मई को पूना की एक मस्जिद में मोहसिन शेख की सबसे पहले मॉब लिंचिंग हुई थी। मॉब लिंचिंग में मारने वाले का नाम धनंजय देसाई था, जो हिंदू सेना के ग्रुप को लीड कर रहा था। अब धनंजय देसाई ने मारा, सोशल मीडिया में लिखा गया, पहला विकेट ले लिया है। उसके बाद जब धनंजय देसाई की बेल का मामला, जमानत का मामला कोर्ट में पहुंचा, तो जस्टिस साधना जाधव बंबई हाई कोर्ट की जब उनको बेल देती हैं, तो बेल देने का रीजन गिनाती हैं कि जो विजिबल आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम, यानी कि दाढ़ी, टोपी और कुर्ता पैजामा, क्योंकि उस वक्त मस्जिद से निकला था, मगरिब का वक्त था, कुर्ता पैजामा पहने था। द विजिबल आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम प्रोवोक द एक्यूज। धनंजय, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप गूगल करेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया की या दूसरे अखबारों की रिपोर्ट मौजूद है। जस्टिस साधना जाधव ने कहा कि उसकी जो शनाख्त थी, जो जाहिरी शनाख्त थी, दाढ़ी, टोपी, कुर्ता और पैजामा, उसने प्रोवोक कर दिया, उसने उत्तेजित कर दिया, उसने उकसा दिया। धनंजय देसाई ने उसको मार दिया और धनंजय देसाई को बेल। ये सिस्टम है जिसको आपको रिपेयर करना है। जब आपको जख्म का अंदाजा नहीं होगा तो सिर्फ स्लोगन लगाने से काम नहीं चल जाएगा कि जलगांव में स्लोगन लगाने गए या औरंगाबाद में स्लोगन लगाए जाएंगे और काम चल जाएगा, बल्कि नीचे उतर कर काम। दूसरा जो अटैक है, तकरीबन 72 के आसपास बिल्स असेंबलीज में और पार्लियामेंट में आ चुके हैं, जिसमें वक्फ को आपने डिस्कस किया, यूसीसी को आपने डिस्कस किया, स्टेट के एंटी कन्वर्जन लॉस को डिस्कस किया। ये 72 वो ऑर्डिनेंस या बिल हैं जो सीधे आपकी रिलीजियस फ्रीडम को अटैक करते हैं।
और सिर्फ रिलीजियस फ्रीडम को अटैक नहीं करते हैं, ये प्रमोट करते हैं जाफरानी ताकतों के, राइट विंग के कल्चरल नेशनलिज्म। वो कभी लव जिहाद के नाम पे बिल पास करते हैं। राजस्थान में भी कन्वर्जन बिल पास किया गया है कि अगर कोई दो कन्वर्टेड या किसी एक कन्वर्टेड ने किसी नॉन कन्वर्टेड से शादी कर ली तो जिस शादी हाल में शादी हुई है वो गिरा दिया जाए। आसाम में एक बिल पास किया असेंबली में कि साहब बच्चियों की शादी की उम्र उन्होंने इंक्रीज करी। आसाम में चाइल्ड मैरिज का इश्यू है, इससे इनकार नहीं है, और उस पर तमाम तंजीमें, तमाम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस उस पर काम कर रही हैं। लेकिन वो बिल पास करने के बाद जिसकी 7 साल पहले शादी हुई थी उसको भी जेल डाल दिया गया। 3000 लोग सिर्फ धुबरी से अरेस्ट करे गए। जिस काजी ने 5 साल पहले निकाह पढ़ाया गया था वो भी जेल डाल दिया गया। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे एडवर्स साइड है, जो मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हम देख रहे हैं। गुजरात में अहमदाबाद में एक साहब क्या बच्ची की शादी हुई। मैं स्टोरीज इसलिए बता रहा हूं कि थ्योरी आप सुन चुके हैं, शायद प्रैक्टिकल से आपको समझ आए। तो उस बच्ची की शादी में बिरयानी बनी। किसी ने रिपोर्ट किया कि ये जो है बिरयानी गाय। अब गाय की बिरयानी का सुनना था कि वहां ऑलरेडी काउ प्रोटेक्शन लॉ है जिसके तहत जैनुल आबदीन साहब जिनकी बेटी की शादी थी वो अरेस्ट कर लिए गए। 2.5 साल के बाद ये कोर्ट से साबित हुआ कि वो बिरयानी गाय की नहीं खाई। 2.5 साल वो जेल में रहे। तो महाराष्ट्र में आपके यहां कैटल ट्रांसपोर्टेशन और कैटल प्रिवेंशन का बिल लाया गया। बिल कैसे लाया गया? बिल सिर्फ ऐसे नहीं ला दिया गया कि उनको बहुत जानवरों से मोहब्बत है। जानवरों से मोहब्बत होती तो ये अल कबीर वगैरह के ऑफिस आपके स्टेट में नहीं होते, बल्कि इसलिए लाया गया कि मुसलमानों की एक बड़ी सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी कैटल ट्रांसपोर्टेशन और इस सब बिजनेस पे डिपेंड करती है। कुरैशियों की एक बड़ी जमात उस पर डिपेंडेंट है, उनको उन्होंने वर्कलेस किया। लेकिन ये सिर्फ एक तरफ का वार नहीं था। कोल्हापुर की जो फुटवियर इंडस्ट्री है जिसमें 60,000 लोग काम करते हैं, उसमें इस बिल के पास होने के बाद आधे लोग बेरोजगार हो गए। ये बिल आपके यहां से आया। अब उस बिल पे हमने कितना डिस्कशन किया, कितनी चर्चा करी, क्या किया, तो ये एक नजर हमको इन बिल्स पे भी स्टेट्स के देखनी है कि दो सिर्फ हमारी नजरों में वो पॉपुलर केसेस न रहें जो स्ट्रीट पर हो रहे हैं, हम जिनको कह रहे हैं कि रोज संविधान शहीद हो रहा है, या जब हम थानों में पहुंचते हैं तो हम ये कहते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ का मामला ऐसा है कि जज साहब सुप्रीम कोर्ट में बैठ के संविधान की एक शाख को डिस्कस करते हैं, रोज रात में थानों में दरोगा जी नया संविधान लिख लेते हैं, तो वो तो एक मसला है। लेकिन जो मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी में जो बिल पास होते हैं, जब बिल आपने जिन पार्टीज को सपोर्ट किया, छोटी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, कैसी है वो तो दूसरी बात है, लेकिन जब ये बिल पास हो रहे हैं वो बिल सीधे आपको इफेक्ट कर रहे हैं, या आपको फाइनेंशियली इफेक्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिकली आपको डाउन कर रहे हैं, मार्जिनलाइज कर रहे हैं, या आपको सोशली इनसिक्योर कर रहे हैं, तो उन सोशली इनसिक्योर मूवमेंट्स में आपके मूवमेंट का क्या इंटरवेंशन है? या दवाई बांटना, इससे इनकार नहीं कि दवाई बांटनी चाहिए, एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए, इससे भी इनकार नहीं कि एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए। लेकिन जब इंसान की जो डिग्निटी है उसके साथ उसके रहने पर अटैक हो, तो सबसे पहले सारे मूवमेंट्स का काम यह है कि उसको प्रिजर्व किया जाए। और जो हालात हैं वो कोई बहुत रोजी पिक्चर खींचने की बात नहीं, लेकिन अगर हम हकीकत उसको देखें तो आपके यहाँ इलेक्शन के नाम पर जो खेल हुआ है तो आप और हम सब देख रहे हैं। जब 2024 के चुनाव नतीजे आए थे तो सबने मान लिया था कि बहुत आसानी से महाराष्ट्र में हुकूमत तब्दील होगी, क्योंकि 4 से 5% वोट सेंटर के इलेक्शन में बीजेपी को ज्यादा मिलता है। लेकिन जब नतीजे आए तो सब चौंक गए।
मैं पॉलिटिकल पार्टी से इसलिए कंप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से हम लोगों ने बहुत पहले ही उम्मीदें छोड़ दी थी, और जो 2024 के नतीजे थे वो किसी सियासी पार्टी की मेहनत का नतीजा नहीं था, बल्कि आप और हम जैसे लोगों का, जो सिविल सोसाइटी है, उसकी मेहनत का नतीजा था। अब 24 के इलेक्शन में हमने देखा कि जब 2019 में महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ तो 19 से 24 के बीच में जो वोट पड़े वो 36 लाख वोट पड़े 5 सालों में, लेकिन 4 साल 7 महीने में। लेकिन लोकसभा से विधानसभा के बीच में जो 5 महीने का स्टैंजा था, जो 5 महीने का ड्यूरेशन वक्त था, उसमें 48 लाख वोट पड़ते हैं। यानी कि 4.5 साल में वोट पड़ते हैं 36 लाख, और 5 महीने में कितने बढ़ गए? 48 लाख वोट उन 12,500 पोलिंग बूथ में बढ़ाए गए जहां पर बीजेपी हारी। अब पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं कर रही तो क्या मतदाता भी अपने अधिकार को छोड़ देगा? जी, आप जवाब दीजिए, मैं आपसे मुखातिब हूं। अगर आपका वोट चोरी होगा तो आप क्या करेंगे? चोरी हो जाने देंगे? इससे पहले ये बात तो सब साबित हो चुकी है कि जब तक पॉलिटिकल मास्टर्स यानी कि हुकूमतें नहीं चेंज होंगी तब तक इस सोशल मूवमेंट्स को चलाना मुश्किल होगा। अब डिलिमिटेशन, SIR का डिस्कशन है, डिलिमिटेशन का डिस्कशन है। डिलिमिटेशन का डिस्कशन में आपको इंगेज कैसे रहना है, मैं छोटा एग्जाम्पल से अपनी बात जल्दी खत्म कर दूंगा। आसाम में 36 सीटें ऐसी थी जहां पर मुसलमानों के हाथ में चाबी थी विधानसभा में। 36 सीटों पर मुसलमान चाबी रखते थे, यानी कि उनकी पोजीशन थी कि वो जिसको चाहते थे उसको जिताते थे और जिसको चाहते थे उसको हराते थे। मोस्टली सेकुलर पार्टी वहां से जीत कर आती। आसाम में NRC के साथ साथ, NRC पूरे मुल्क में होना था, आसाम में NRC पहले हुआ, वैसे ही आसाम में डिलिमिटेशन पहले हो चुका, 9 में नहीं हुआ था। 36 सीटें डिलिमिटेशन के पहले थी, अभी 19 हो गई हैं जी। तो डिलिमिटेशन का एक दूसरा प्रोजेक्ट यह है कि मुसलमानों के मार्जिनलाइज तबके का, वो दलितों का भी मैं एक लंबा प्रोसेस है वो भी डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे, मार्जिनलाइज कम्युनिटी का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे खत्म करना है। 36 सीटों से वो 19 सीट लेकर आ गए। आपके सामने ये बहस होगी कि बदरुद्दीन, वो वहां पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब बहुत ज्यादा वोटों से हार गए। सबसे ज्यादा वोट से कौन हारा इस इलेक्शन में? 10 लाख से ज्यादा वोट से हारे। आसाम में 2 पॉलिटिकल सीटें ऐसी थी, एक का नाम था बरपेटा और एक का नाम धुबरी। दोनों जुड़ी हुई सीट थी, दोनों जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स के सीट्स थी। बरपेटा में 55% मुसलमान था, धुबरी में 60% मुसलमान। 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज बरपेटा की निकाली और उनको धुबरी में जोड़ दिया, और कोकराझार जो आदिवासी इलाका था उससे 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी निकाल के बरपेटा में जोड़ दिया। पहले बरपेटा से भी मुसलमान जीत के आता था अब्दुल खालिक, और धुबरी से अजमल साहब जीत के आए थे। इस इलेक्शन में क्या किया कि जो बरपेटा की सीट थी वहां मुसलमान 55% थे, वहां पहुंच गए 30% से कम। यहां पर कितने हो गए? 85। पहले कितने? दोनों जीत के आते थे। अब क्या किया उन्होंने? सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी 28 लाख की धुबरी को बना दिया। 2 जीतते थे उनको 1 कर दिया। नुमाइंदगी खत्म हुई कि नहीं हुई? तो डिलिमिटेशन के जरिए एक लंबी बहस है, उसमें कभी फिर बात करेंगे डिलिमिटेशन पे। 3 प्रोजेक्ट पॉलिटिकल सेटअप पे चल रहे हैं जिसको हमको समझने की जरूरत है। SIR पे चर्चा हो रही है। डिलिमिटेशन एरिया डिफाइन करता है, जिसको हम कहते हैं ना हमारी पिच पे खेल के देखो। तो डिलिमिटेशन पिच सेट करता है, एरिया वो अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं। डिलिमिटेशन पे केरल की सीटें कम करना चाहते हैं, तमिलनाडु की कम करना चाहते हैं, यूपी और बिहार जहां से वो जीत रहे हैं उसकी बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन साथ के साथ माइनॉरिटी एरिया को ऐसा कट करना चाहते हैं कि अभी अगर 69 सीटें माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड है तो उसको किसी तरह से 30 के अंदर लेके आ जाए। फिर दूसरा मामला है SIR। पिच सेट हो गई, एरिया सेट हो गया। अब पीपल, पहले क्या होता था
वोटर कौन चुनता था, किसको चुनता था? वोटर जो है पहले सरकार को चुनता था। SIR को सिर्फ आप इतने में समझें कि SIR एक उस प्रोग्राम का नाम है जिसमें सरकार अपने वोटर चुनती। इलेक्शन से पहले वो अपने वोटर खुद चुन लेंगे कि जो उनको वोट कर सके। बिहार में मुसलमानों की पॉपुलेशन 18% है, 13% से 18% के बीच में वेरी करती है, क्योंकि पॉपुलेशन सेंसस बहुत दिन से नहीं हुआ। लेकिन जो बिहार में मुसलमानों की कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुसलमानों के वोट गायब हुए हैं वो 29% से 33% के बीच में हुए हैं। तो जितनी आबादी है उसका डबल वोट उनका काट दिया गया। तो पहले रिप्रेजेंटेशन काटा जा रहा है और इससे क्या हो रहा है, आपको ही काट दिया जा रहा है, जो रिप्रेजेंटेशन की बात ही नहीं बची। तो वो अपने वोटर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर तीसरा है वन नेशन वन इलेक्शन, ताकि 5-5 साल के बाद हर 3 महीने बाद, अभी बिहार में उन्होंने झूठ बोला, पुलवामा जैसा मामला करना पड़ा, फिर उसके बाद दूसरा, अब बिहार के बाद बंगाल में झूठ बोलना पड़ेगा। तो एक बार सिस्टमेटिकली अडानी से पैसा लेकर पूरा इलेक्शन निपटा लें और फिर 5 साल तक एरिया डिफाइन करेंगे, पीपल डिफाइन करेंगे, टाइम डिफाइन करेंगे। तो ये 3 बड़े चैलेंजेस जो हैं वो हमारे सामने हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी पे बहुत ज्यादा बात आ चुकी है, उस पर इतनी बात करी नहीं जा सकती है। हमको ये समझने की कोशिश करनी है, मैं अपने हिसाब से आप इसको कर लें। अब हमको ये बात समझने की कोशिश करनी है कि अगर हम इस पूरे प्रोसेस में हमारा रोल क्या हो सकता है। क्या हम ग्राउंड पे उतरकर आने वाले दिनों में जब SIR का अनाउंसमेंट होगा तब हम उसके वोट्स को कैलकुलेट करेंगे, वोट को रोकने की कोशिश करेंगे। अगर वोट उड़ाए जाएंगे तो क्या हम MPJ के लेवल पर उसको बचाने की कोशिश करेंगे। जो बिल्स पास हो रहे हैं असेंबलीज में, पार्लियामेंट में, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे या हम उसका विरोध करेंगे। क्योंकि बात बहुत क्लियर है कि पब्लिक मूवमेंट जब तक आप नहीं बनाएंगे, जब तक अपनी तहरीक को अवामी तहरीक नहीं बनाएंगे और आवाम के बीच में अपने डिमांड्स को लेकर नहीं जाएंगे, तब तक न कोर्ट आपकी बात सुनेगा न सरकार आपकी बात सुनेगी। और ये प्रैक्टिकल हम सब ने करके देखा है। हमारे ख़वातीन बहनें और माएँ बेटियां मौजूद हैं। हिजाब का मसला कर्नाटका में सबसे बड़ा मसला था और हम सब लोग, मैं हिजाब की पार्टी था कोर्ट में, तो हम लोग कोर्ट गए कि 26,000 बच्चियां जो हैं वो हिजाब लगाती हैं, वो इम्तिहान नहीं दे पा रही हैं। कोर्ट का केस चल रहा है, आप उसको चलने दीजिए, हमको परमिशन ये दे दीजिए कि आप ये बच्चियां इम्तिहान दे लें, वरना इनका साल खराब हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये मशहूर है कि वो एजुकेशन और खासकर फीमेल एजुकेशन के फेवर में फैसला लेता है। तो हम सब बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हमारी एप्लीकेशन एंटरटेन हो जाएगी। और सिचुएशन बहुत क्योटिक थी, कुछ बच्चियां नहीं देना चाहती थी हिजाब के बगैर, कुछ सोच रही थी कि हम दे दें, किसी के वालिदैन नहीं तैयार थे, कई बच्चियां नहीं तैयार थी। और एक अच्छा खासा ग्रुप ये भी था जो हिजाब नहीं लगाता था, मुसलमान था भी नहीं भी था, लेकिन वो अपने दोस्तों की सॉलिडारिटी में इम्तिहान नहीं देना चाहता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारी उस एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया। 26,000 बच्चियों का कर्नाटका में एक साल खड़ा। अब जाहिर सी बात है कि उसमें हमारी बहनों को, बेटियों को अफसोस करके बैठ जाना था, उसका एक ये पहलू था। और दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू ये है कि जब हम लीगल एडवोकेसी में फ्लॉप होते हैं तो हम पॉलिटिकल एडवोकेसी की तरफ जाते हैं, हम पीपल्स एडवोकेसी की तरफ जाते हैं। इससे पहले वाले कर्नाटका के चुनाव में सबसे मिनिमम रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम वीमेन का था वोट देने में। जो स्टेट में कर्नाटका में वोट दिया जाता था वो वोट दिया जाता था 72%, लेकिन जो मुसलमानों के इलाके थे, बीदर, बीजापुर, रायचूर, गुलबर्गा,
इन सब इलाकों में 54% से ऊपर कभी पोलिंग नहीं हुई। लेकिन हिजाब के असर में नौजवान बच्चियां जो शाहीन बाग के मूवमेंट से निकली थी, वो घर घर गई, अपने माओ के, बहनों के, बड़ी बहनों के, छोटी बहनों के वोट बनाए, और जो 54% का वोट शेयर था वो 69% पे पहुंचा। नतीजा ये हुआ कि 30 सीटों पर नतीजे बदले, सरकार बदल गई। कोर्ट में केस एक एक पे रुका हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल एडवोकेसी का फायदा ये हुआ कि वो बच्चियां आज भी हिजाब में स्कूल जा रही हैं, इम्तिहान दे। तो हमको ये समझना है कि हम कैसे अपने आप को बदल सकते हैं, और हम सब जो है वो पहले ये मानते थे कि लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का, डेमोक्रेसी को बचाने का काम बहुत पढ़े लिखे लोगों का। दिल्ली में, बंबई में, बेंगलोर में, बड़े शहरों में कुछ बैठकें होंगी, उससे संविधान बच जाए। लेकिन आज़ादी के बाद दो बड़े मूवमेंट्स ने, दो बड़े तहरीकों ने हमारी ये गलतफहमी दूर की। शाहीन बाग से औरतें निकली, सड़कों को जाम किया और ये बताया कि संविधान बचाने की जिम्मेदारी किसी बड़े लोगों की नहीं है। वो औरतें जिनको मोदी जी इंसाफ दिलाने चले थे, हिजाब वाली बहनों को, वो खुद इंसाफ छीन लेती हैं और संविधान बचा लेती हैं। पंजाब का किसान निकला, हरियाणा का किसान निकला, सड़कों के बीच में आया, अपने आंदोलन को बिल्ड किया, और उन्होंने इस सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया। शाहीन बाग में कोविड की वजह से फैसला नहीं आया, लेकिन फार्मर्स मूवमेंट में तो तीनों बिल वापस लिए गए। तो इससे पहले कौन से बिल वापस लिए थे? तो ये बात आपको समझने की है कि जिम्मेदारी किसी पढ़े लिखे लोगों की या बहुत एलीट क्लास के लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बचा लेंगे, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन, दस्तूर, डेमोक्रेसी, ये मुल्क की आवाम बचाए, और वो आप भी हैं और मैं भी। फिर ये भी होता है कि बहुत ढेर सारी मायूसी की बातें हो गई, सोसाइटी फैब्रिकेट हो गई, लेकिन सोसाइटी चल रही है, समाज अभी भी चल रहा है। तो चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग वहां पर काम कर रहे हैं। आपने 2 दिन पहले उत्तराखंड का एक वीडियो देखा होगा जिसमें दीपक नाम का आदमी भीड़ के सामने खड़ा हो जाता है। हालांकि आजकल उसके घर पे भी हमला हुआ, लेकिन वो खड़ा होगा। तो इस समाज में बहुत सारे हमारी सरकार लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सैकड़ों मिसाल दे सकता हूँ। अलीमुद्दीन अंसारी के केस में जब जजमेंट आया तो उसमें 9 उन लोगों को सजा हुई जो बीजेपी के हार्डकोर लोग, और 10,000 से ज्यादा की भीड़ ने अदालत को घेर लिया था, कोर्ट को। वकील थे राजू हेम्ब्रो आदिवासी। वो दीवार कूद के, जब सजा का ऐलान होने वाला था तो वो दीवार कूद के मोटरसाइकिल से रांची पहुंचे, रामगढ़ से। आदिवासी ईसाई थे, और उसके बाद कभी अपने शहर नहीं जा सकते। मैंने उनसे पूछा कि राजू भाई, अफसोस नहीं होता कि आप इस केस में तो आपने फीस भी नहीं ली, पैसे भी नहीं मिले, फ्री में केस लड़े और शहर छोड़ना पड़ गया, प्रैक्टिस खत्म हो गई, घर छूट गया। तो राजू ने मुझसे कहा था कि नदीम भाई, अगर मैं इस केस को न लड़ता तो मुझे बहुत अफसोस होता। तो ये जो आपको सोशल मीडिया में आपके फ़ोन से, टेलीविज़न से जो दिखाया जाता है, वो दिखाया जाता है, वो है। कल हम और प्रशांत भूषण साहब हैदराबाद में थे एक प्रोग्राम के लिए, हमारे साथ जस्टिस चिप्से मौजूद थे। जस्टिस चिप्से यहाँ से महाराष्ट्र APCR के हमारे सदर। जस्टिस चिप्से को सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इसलिए नहीं प्रमोशन हुआ, उनके से सारे छोटे लेवल के जजेस का प्रमोशन हो गया कि गुजरात का जब बेस्ट बेकरी का केस आया था तो सारे दबाव के बावजूद उन्होंने गुजरात बेस्ट बेकरी और सोहराबुद्दीन केस में फैसला इस सरकार के खिलाफ किया। और आज भी आपके यहाँ कोला में जो मामले हुए, जो दूसरे मामले जर्मन बेकरी के चल रहे हैं, वो हमारे जाके लड़ते हैं। तो ये समझने की जरूरत है। या मैं इस वक्त तकरीबन 2,500 मुकदमे पूरे मुल्क में हम लोग लड़ रहे हैं। 99% वकील इसमें पैसा नहीं लेते, और 99% वकील मुसलमान हैं। तो ये 2-3 रूप आपको समझने की जरूरत है, इसके पॉजिटिव वाइब्स को।
कि डेमोक्रेसी बचाने की लड़ाई जब 1947 में संविधान बनाने से शुरू हुई थी, वो नवाबों, राजाओं और वहाँ पर एक स्ट्रगल था, लोग प्रजा से सिटीजन बन रहे थे, वोटिंग राइट में ट्रांसफर्स हो रहे थे। वो एलीट क्लास से लेकर अब हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी सड़कों, गांवों, खेतों और खलिहानों और मकानों तक पहुंच गई है और उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोग नीचे से निकल रहे हैं। ये इसका सबसे शानदार पहलू है। दूसरा शानदार पहलू ये है कि तमाम आईटी सेल के बावजूद हमारी सोसाइटी अभी भी जिंदा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जिंदा दिल लोग आज भी मौजूद हैं। तीसरी बात मैं बात करके खत्म कर दूंगा। तीसरी बात, मेरे बहुत से सारे दोस्त जेल में, जो मैं इनके साथ था 5 साल, लेकिन उन दोस्तों के जबान पर न उनके एहसासात में मायूसी नहीं। मेरे जितने भी दोस्त जेल में हैं, कोई मायूस नहीं, और उनका ये कहना है कि अब अगर हम जेल में हैं तो ये जो लड़ाई हम साथ मिलकर लड़ रहे थे, वो लड़ने की जिम्मेदारी आपकी है, और अगर आप चले जाएंगे तो कोई दूसरा लड़े। तो यही हमको भी मान के चलना है कि ये जिम्मेदारी हमारी है और हम ही इसको पूरा, जो रास्ते बंद हुए हैं उसको हम खोलेंगे, मायूस नहीं होंगे, और हमारे सामने तमाम एग्जाम्पल हैं। तो आपने मुझे बहुत सुकून के साथ सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। News 18 Right to Information